जी ग्रिसम फ्रॉम जून 10 पेपर आपकी नई बीपीवी किट में क्वेश्चन नंबर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ग्रिसम फ्रॉम जून 10 पेपर। कोई ग्रुप ऑडिट की बातें हमने की लास्ट लेक्चर में। ग्रुप ऑडिट रिलेटेड हमने एक स्पेसिफिक रिस्क देखे क्या ग्रुप ऑडिट में हो सकते हैं। इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, different accounting policies, different year ends, acquisition during year, disposal during year और फॉरेन सब्सिडी, ऐसी बातें हैं। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ग्रिसम फ्रॉम जून 10 पेपर और क्वेश्चन के एंड पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। You have just received the following email from Warwick Stoke, the audit engagement partner, to manager from Warwick Stoke regarding Grissom Group audit planning. Hello, I need you to help me get started on planning for the audit of consolidated financial statements of the Grissom Group. To this end, please prepare briefing notes for my attention in which you evaluate the principal audit risks to be considered in planning the audit. अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे या तो रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट रिक्वायर किए गए थे या ऑडिट रिस्क था। यहाँ पे टर्म यूज की गई है प्रिंसिपल ऑडिट रिस्क। प्रिंसिपल ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ही, नो डिटेक्शन रिस्क। ठीक हो गया। सो क्या करना है, फॉर 18 मार्क्स आपको प्रिंसिपल ऑडिट रिस्क में रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एक्सप्लेन करने। दिस मीन अगर कोई स्टैंडर्ड वाले मिलते हैं तो 2 मार्क्स ईच मीन 9 रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने हैं। हाँ, अगर कोई स्टैंडर्ड के बिना मिलता है तो 1 नंबर के लिए काउंट होगा। क्या ख्याल है? तो चलेंगे हम कहाँ पे, पार्ट ए में प्रिंसिपल ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। So you are a senior audit manager in Vegas and company responsible for the audit of the Grissom Group, which has been an audit client for several years. The group companies all have a financial year ending 30th June 20Y0 and you are currently planning the final audit of the consolidated financial statements. The group's operations focus on the manufacture and marketing of confectionery and savory snacks. Information about several matters relevant to the group audit is given below. These matters are all potentially material to the consolidated financial statements. None of the companies in the group is listed. नीचे देखें तो कोई ग्रिसम कंपनी है, विलो कंपनी है, हॉज कंपनी है, ब्रास कंपनी है। ग्रिसम कंपनी, दिस इज अ नॉन ट्रेडिंग पेरेंट कंपनी which wholly owns 3 subsidiaries: Willow Company, Hodge Company and Brass Company, all of which are involved with the core manufacturing and marketing operations of the group. इन बता दिया उसने कि Willow, Hodge, Brass क्या हैं, subsidiaries हैं। This year, the directors decided to diversify the group's activities in order to reduce risk exposure. Non-controlling interests representing long-term investment have been made in 2 companies, an internet-based travel agent and a chain of pet shops. In the consolidated statement of financial position, these investments are accounted for as associates. As Grissom Company is able to exert significant influence over the companies. तो 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हैं जिनको एज ए एसोसिएट लिखा गया है। तो पहला हमारा इशू क्या आ गया यहाँ पे, एसोसिएट, और एसोसिएट के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है IAS 28। क्या कहता है कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होल्डिंग अबव 20 लेस देन 50% है, साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस i.e. डिसीजन मेकिंग इन द इन्वेस्टी इन कंपनी, मीन जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट भी है, इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनी भी है, और होल्डिंग बिटवीन 20 to 50% भी है, तो उन्हें आप एज ए एसोसिएट रिकॉग्नाइज करोगे।
दोनों कंडीशन मीट होंगी तो एसोसिएट होंगी। सिर्फ होल्डिंग है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आप एसोसिएट नहीं लिख सकते, फिर वो इन्वेस्टमेंट लिखोगे। और यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि माइट भी होल्डिंग है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसमेंट आई इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है, और आप एसोसिएट रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मैनिपुलेटेड या मिसस्टेटेड। सो एक बात आई है 28 की, ये हमने याद रखनी है कि होल्डिंग बिटवीन 20 to 50% होनी चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी होनी चाहिए। दूसरी जो बात हमने याद रखनी है, स्टैंडर्ड स्टेटेड वो क्या कहता है कि अगर एसोसिएट से कोई गेन या लॉस रिसीव हो रहा है तो वो P&L में सेपरेटली क्लासीफाइड होना चाहिए, सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। बस ये दो बातें याद रखनी है, एक होल्डिंग बिटवीन 20 to 50 प्लस इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो एसोसिएट है, वरना नहीं। और दूसरा आपने क्या करना है, प्रॉफिट या गेन या लॉस कोई भी एसोसिएट से रिसीव हो रहा है तो वो P&L में सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है और एसोसिएट रिकॉग्नाइज कर रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मैनिपुलेटेड। एक रिस्क हो गया 2 नंबर के लिए। चलिए आगे। ओके, as part of their remuneration, the director of Grissom company receive a bonus based on the profit before tax of the group. डायरेक्टर को बोनस मिल रहा है प्रॉफिट की बेस पर, तो अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है वो मीट नहीं होता तो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोनस की हेडिंग दे के 1 नंबर के लिए हम ये लिखेंगे। क्यों? स्टैंडर्ड इन्वॉल्व नहीं था। क्या कह रहा है, as director bonuses are aligned with profitability of the company, if required profit is not achieved, chances that financial statement could be manipulated. In April 2010, the group finance director resigned from office after a disagreement with the chief executive officer over changes to accounting estimate. A new group finance director is yet to be appointed. तो फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो कंपनी का नहीं है, रिज़ाइन कर गया है, तो उसकी एब्सेंस में अगर कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे तो चांसेस ऑफ एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। क्या ख्याल है? था कंट्रोल इशू लेकिन हमने लिंक कर दिया किसके साथ, मिस स्टेटमेंट के साथ। क्या ख्याल है? कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर हैज़ रिजाइंड, so in absence of a finance director, if controls are not properly working, chances of errors in financial statement. किस चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ है? ये फाइनेंस डायरेक्टर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है? बिल्कुल होता है, मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग में, इसके नीचे सारा अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा था। तो अगर वो है ही नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो एरर्स फिर डिटेक्ट नहीं हो रहे होंगे जी। इस वजह से चांसेस ऑफ एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो रही, क्यों फाइनेंस डायरेक्टर नहीं है जी, किस वजह से वो छोड़ के गया, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हुआ है, तो अकाउंटिंग एस्टीमेट पे भी कोई शायद स्टैंडर्ड है। IAS 8 कहता है कि इफ कंपनी हैज चेंज इट्स अकाउंटिंग एस्टीमेट देयर शुड बी डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and if company not providing detailed disclosure about a change in accounting estimate, financial statement could be misstated. क्या कहना? सो 2, 3, 4 और 2, 6 नंबर के लिए हमने आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट, विलो कंपनी। अब सब्सिडी की बात आएगी। ओबियसली जिस सब्सिडी की बात हम करने जा रहे हैं, आपने क्या करना है, उस सब्सिडी की हेडिंग दे देनी है। अब जो भी मसले मिलेंगे इसके अंडर लिखने हैं। समटाइम क्वेश्चन के अंदर सब्सिडी की अगर मटीरियलिटी कैलकुलेट हो सकती है तो भी आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करके भी देना होती है। लाइक इसके टोटल एसेट्स, कंसोलिडेटेड एसेट्स का कितने % है मटीरियल है, तो वो भी आपने बताना है। लेकिन अब जिस भी सब्सिडी की बात होगी आपने उसकी हेडिंग देके उसके नीचे एसोसिएटेड रिस्क लिखने हैं। सो विलोज कंपनी क्या कहती है, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स एंड केक्स। In July 2009, production was relocated to a new very large factory. One of the conditions of the planning permission for the new factory is that Willow company must, at the end of useful life of the factory,
dismantle the premises and repair any environmental damage caused to the land on which it is situated. Dismantling cost, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड है? IAS 16 कहता है कि dismantling cost should be capitalized but provision should be created against them. क्या ख्याल है? Dismantling cost should be capitalized but provision should be created against them. और para IAS 37 उस provision को क्या करना है? Unwinding करना है over life of the asset या life till dismantling. क्या ख्याल है? Yes, sir. And if company not accounting as per BARC criteria, financial statement could be manipulated. क्या ख्याल है? Mean capitalize नहीं कर रही तो asset could be understated, provision create नहीं कर रही तो liabilities could be understated. ठीक हो गया? IAS 16 इवन IAS 37 का भी रेफरेंस दिया जा सकता है। वो जो अनवाइंडिंग करनी है वो IAS 37 के अकॉर्डिंगली करनी है। ठीक हो गया? ओके। हॉज कंपनी तो हमने हेडिंग दे दी, नेक्स्ट सब्सिडी हॉज कंपनी। अब इसकी बातें इसके अंडर आएंगी। This company's operations involve the manufacture and distribution of packaged nuts and dried fruit. The government paid a grant in November 20X9 to Hodge Company. Government grant. कोई स्टैंडर्ड है इसके ऊपर? IAS 20। गवर्नमेंट ग्रांट्स दो तरह की होती हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू नेचर है वो तो एज ए इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगी। ठीक हो गया? कैपिटल नेचर स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कैपिटल नेचर ग्रांट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट एंड विद रिमेनिंग अमाउंट एसेट शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। फॉर IAS 20 capital nature grant should be deducted from asset cost and with remaining amount asset should have been recognized. हाँ, अगर asset cost में से ये डिडक्ट नहीं हो रही तो सूरत में asset could be overstated। एक बात ठीक हो गया। दूसरा कहते हैं जब भी ग्रांट मिलती है तो इनके साथ कोई कंडीशन भी अटैच होती हैं और अगर वो कंडीशन मीट नहीं हो रही तो फिर आपको क्या करना है? प्रोविजन क्रिएट करनी है विद फुल अमाउंट ऑफ द ग्रांट। क्यों? जब गवर्नमेंट कॉल बैक करेगी तो सारी कॉल बैक करेगी। तो अगर प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं हो रही तो सूरत में चांसेस दैट एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। तीसरी बात कि अगर कोई ग्रांट फ्यूचर रिलेटेड है, स्पेंड फ्यूचर में करनी है तो फिर उसे एज ए इनकम नहीं क्या लिखना है? डेफर्ड इनकम लिखना है। बस ये तीन बातें याद रखनी है कि कैपिटल नेचर ग्रांट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट एंड विद रिमेनिंग अमाउंट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा, in case of breach of condition, provision should be created for full amount of the grant and future related grant should be accounted for as deferred income rather than income. अब यहाँ पे क्या हुआ? The company operations involve the manufacturing and distribution of packaged nuts and dried fruit. The government paid a grant in November 20X9 to Hodge Company to assist with the cost associated with installing a new environmental friendly packing line in its factory. Capital nature, revenue nature. सॉरी, इंस्टॉल करना है कोई नया एसेट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल नेचर। तो पर IAS 20 कैपिटल नेचर ग्रांट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट एंड विद रिमेनिंग अमाउंट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड इफ कंपनी नॉट डिडक्टिंग फ्रॉम एसेट कॉस्ट एसेट कुड बी ओवरस्टेटेड। द पैकिंग लाइन मस्ट रिड्यूस एनर्जी यूज्ड बाय 25% एज पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ द ग्रांट and they began operating in February 2050. And if company not meeting condition against a government grant, then provision should be created for full amount of the grant. If there is no provision, chances that expenses liabilities could be and profit overstated से बात की जा सकती है। क्या ख्याल है? सो अभी तक हमने क्या किया? 2 नंबर के लिए एसोसिएट की बात कर दी, 1 नंबर बोनस, 1 नंबर फाइनेंस डायरेक्टर की एब्सेंस, कंट्रोल रिस्क, चांस ऑफ एरर, 2 नंबर के लिए अकाउंटिंग एस्टीमेट, 2 नंबर के लिए डिस्पेंडिंग कॉस्ट और 2 नंबर के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स। 2, 3, 4, 6, 8, 10। टोटल मार्क्स कितने हैं? 18। ब्रास कंपनी, दिस कंपनी इज अ न्यू एंड सिग्निफिकेंट एक्विजिशन परचेज्ड इन जनवरी 20Y0। ठीक है, हेडिंग दे दी हमने ब्रास कंपनी और मसला क्या है? एक्विजिशन
ड्यूरिंग ईयर, और एक्विजिशन ड्यूरिंग ईयर है तो पर IFRS 10 ओनली पोस्ट acqui result should be consolidated rather than pre-acqui. In case of inappropriate apportionment, chances that financial statement could be manipulated. दूसरा goodwill. In case of goodwill, fair value of net assets acquired should be measured as per IFRS 3. If not measured as per standard, goodwill could be manipulated. क्या ख्याल है? तो ये पोस्ट एक्वी रिजल्ट की बात आ गई, और फिर बात आ गई फेयर वैल्यू इन केस ऑफ गुडविल पर IFRS 3 मेजर होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो गुडविल कुड बी मैनिपुलेटेड। और की बात नहीं करने की जरूरत, क्यों? गुडविल की बात नहीं अगर होती तो फिर इम्पेयरमेंट की बात करते। कंटिंजेंट कंसीडरेशन भी अगर गोरा नजर आए तो बात करेंगे, वरना नहीं। इट इज लोकेटेड ओवरसीज इन चॉकलैंड और डेवलपिंग कंट्री, तो क्या है? फॉरेन सब्सिडियरी भी है। तो फॉरेन सब्सिडियरी की सूरत में क्या है? पर IAS 21 इनकम स्टेटमेंट आइटम शुड बी ट्रांसलेटेड यूजिंग एवरेज रेट, बैलेंस शीट आइटम शुड बी ट्रांसलेटेड यूजिंग closing rate, foreign exchange gain loss should be charged to P&L, and foreign exchange gain loss relating to retranslation of subsidiary assets should be charged to OCI. If company not accounting as per above criteria, financial statement could be manipulated. ठीक हो गया? Okay. And has been purchased to supply cocoa bean, a major ingredient for the goods produced by Willow company. Willow कौन है? एक और सब्सिडियरी। तो ये सब्सिडियरी में ट्रांजैक्शन ये क्या बन गई? इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन। क्या ख्याल है? सो पर IFRS 10 unrealized profit from unsold inventory involved in intergroup transaction should have been eliminated at consolidation. क्या ख्याल है? पर IFRS 10 unrealized profit relating to unsold inventory at year end in relation to intergroup transaction should have been eliminated at consolidation. If no elimination, inventory profit could be overstated. And per IAS 24, related party transactions should be disclosed in the financial statement, and these intergroup transactions are related party. If there is no disclosure, financial statement could be misstated. ठीक हो गया? Okay. It is now supplying approximately half of the ingredients used in Willow Company's manufacturing. Chocolate has not adopted IFRS, meaning that Brass Company financial statements are prepared using local accounting rules. ठीक है? Different accounting policies किसकी? सब्सिडियरी की अदर ग्रुप से। तो पर IFRS 10 क्या होना चाहिए? IFRS 10 detailed disclosure must be provided in the consolidated financial statement regarding the different policies, reason and effect on account balances. If there is no disclosure, financial statement could be misstated. Prepared meaning that the Brass Company financial statements are prepared using local accounting rules. The company uses local currency to measure and present its financial statement. तो वो हम ऑलरेडी फॉरेन सब्सिडी की बात कर चुके हैं। अब अगर हम सम अप करें 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, क्या ख्याल है? ग्रुप से रिलेटेड हमें कहाँ से बातें मिली थी? ये सारी हमें ग्रुप से रिलेटेड बातें मिली। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, फॉरेन सब्सिडियरी है, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। बाकी रिस्क एक सिंगल कंपनी में भी इसी तरह से होते हैं। क्या ख्याल है? मीन रिस्क की ही प्रैक्टिस हो रही है इंक्लूडिंग ग्रुप ऑडिट। जी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप पार्ट सी देखो 8 नंबर के लिए, डिजाइन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स that should be performed on the classification of non-controlling investment made by Grissom Company.
कि वो जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है 2 पेट शॉप्स में जिसको एज एसोसिएट लिखा गया, तो आपने उसे वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं कि वाकई ही वो एसोसिएट है, सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और वाकई एसोसिएट, उसके लिए 2 चीज़ें चेक करनी है, एक होल्डिंग और दूसरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग कंपनी। होल्डिंग कहाँ से वेरीफाई करोगे? कंपेयर करोगे क्या परचेज एग्रीमेंट विद शेयर कैपिटल ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बिटवीन 20 to 50%। अब इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग है या नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा? बोर्ड मिनट्स किसके? डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी टू सी इफ रीजनेबल, इनकी बातों से पता चल जाएगा। दूसरा, हमारे डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा भी तो बनता है। यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी के ऑडिटर आप हो, चपेट मार के वापस भेज देंगे, उसके बोर्ड मिनट्स नहीं आप देख सकते। क्या कह रहा है? क्यों वो सब्सिडी भी नहीं है ना, सब्सिडी हो चलो फिर भी हमारे पास राइट है। क्या करेंगे कि हर कंपनी अपनी जब एनुअल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती है ना, तो उसके अंदर अपने डायरेक्टर के नाम की लिस्ट देती है। तो क्या करेंगे हम? इंस्पेक्ट करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी, क्या इंश्योर करने के लिए? नेम ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड इन देयर मैनेजमेंट लिस्ट। क्या ख्याल है? नेम ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड इन देयर मैनेजमेंट लिस्ट। 3 हो गए, 4 लिखने। होल्डिंग आपने वेरीफाई कर ली, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स देख ली। पेमेंट की है, चलो ये भी देखा जा सकता है, वो तो अल्टीमेटली की हुई है। हमें मेन पंगा क्या है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ है या बाकी एसोसिएट है। हमारा मेन पंगा ये है जो हमने वेरीफाई करना है। इन्वेस्टमेंट तो हुई है, लेकिन हमें ये देखना है क्या वाकई एसोसिएट है। एसोसिएट है तो वहाँ से कोई डिविडेंड वगैरह रिसीव हो रहा होगा। क्या ख्याल है? तो क्या करोगे आप? इंस्पेक्ट करोगे डिविडेंड वाउचर्स टू वेरीफाई डिविडेंड received from associate। सर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या शो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? वो इन्वेस्टिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अकाउंटिंग ही करेगी ना अपनी। वो हमने देखना है वो एसोसिएट है यानी कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। क्या ख्याल है? मतलब ये तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसोसिएट लिख रहे हैं, लेकिन हमने वेरीफाई करना है क्या वाकई एसोसिएट है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो होल्डिंग देख ली, फिर मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, उसकी एनुअल रिपोर्ट में हमने देख लिया कि उसकी मैनेजमेंट में इनके डायरेक्टर के नाम हैं या नहीं हैं, तो दिस मीन ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। तीसरा हमने क्या देख लिया? इंस्पेक्ट कर लिए डिविडेंड वाउचर्स टू इंश्योर एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट। 4 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। पार्ट 2 प्रोसीजर लिखने आपको किस चीज़ के? मैनेजमेंट जो एक्सचेंज करती स्टॉक एसोसिएट में, ये भी लिख सकते हैं। कैसे देखोगे? वो भी आप डिस्कस ही करोगे। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, तो ही तो हम मेनली वेरीफाई कर रहे हैं जी। प्रोसीजर आपको लिखने हैं किस चीज़ के? द कंडीशन अटैच टू द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय हॉज कंपनी। गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं वेरीफाई करना, देखना है कि वो कंडीशन मीट कर रही है नहीं कर रही। क्यों? अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही तो शायद प्रीमियम का चांस है, लेकिन कंडीशन मीट हो रही है नहीं हो रही है देखने से पहले आपको देखना है कंडीशन है क्या। बाकी 25% रिडक्शन एनर्जी कोई और चीज़ नहीं है, तो उसके लिए क्या देखोगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी टू वेरीफाई कंडीशन अटैच्ड इज 25% रिडक्शन इन एनर्जी ओनली। अब 25% रिडक्शन हुई है एनर्जी में, ये कैसे वेरीफाई करोगे? Compare energy bill of current year with previous year to reduce to ensure reduced by 25%. Discuss with management any steps taken to reduce energy by 25% to see if reasonable. और अगर वो कहते हैं जी हमने ये काम किया है, तो क्या करेंगे? Physical inspection of the area where management have taken steps to reduce energy to see any installation made. क्या ख्याल है?
फिर अगर कंडीशन की ब्रीच हुई है तो गवर्नमेंट बॉडी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी चल रही होगी, तो क्या करेंगे, रिव्यू एनी कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट बॉडी टू आइडेंटिफाई एनी नॉन कंप्लायंस विद कंडीशन या ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्या ख्याल है? तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया, डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट से, बिल्स कंपेयर कर लिए, फिजिकल इंस्पेक्शन कर ली एरिया के जहाँ पे स्टेप्स टेकन किए हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट बॉडी हमने देख ली। चलिए आगे। ओके, एक स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं। ISA 600 special consideration। Reliance on the work of component auditor। कंपोनेंट ऑडिटर कौन था? सब्सिडरी का ऑडिटर, जो हमारी फर्म भी हो सकती है, कोई डिफरेंट फर्म भी हो सकती है। क्या ख्याल है? हाँ, अगर कोई डिफरेंट फर्म है तो हमने उसके काम पर रिलाई करना है। तो क्या करना है, बिफोर प्लेसिंग लाइंस हमें कुछ चीजें चेक करनी है। क्या चीजें चेक करनी है? हमें देखना है उसकी क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, एथिकल रिक्वायरमेंट मीट करता है या नहीं करता, मीन करता है तो कौन से स्टैंडर्ड को, कोड्स को फॉलो करता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हिज वर्क के कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करता है, ISAs हैं ये कौन से हैं, और इन्वॉल्वमेंट इन हिज वर्क, मीन ऑडिट पर्पस के लिए अगर हमें उसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाना है सब्सिडरी का तो वो करेगा ये नहीं करेगा, या अपने वर्किंग पेपर हमारे पास शेयर करेगा ये नहीं करेगा। क्यों? ये अगर काम ठीक नहीं करता और उसकी वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट रॉन्ग होती है तो रिस्पॉन्सिबल हम ही होंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके काम को चेक करना है, इसके वर्किंग पेपर को रिव्यू करना होता है कि वाकई इसने काम ठीक किया है, फिर हम ओपिनियन देने के काबिल बनते हैं। तो इसलिए बिफोर प्लेसिंग लाइंस हमने ये भी इंश्योर करना है कि अपने काम में हमें इन्वॉल्व करेगा ये नहीं करेगा, हमें वर्किंग पेपर का रिव्यू अलाउ करेगा ये नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा काम हमें इसे करवाना है तो वो करेगा ये नहीं करेगा, सपोज अगर ईयर एंड डिफरेंट है तो। सो ये हमने क्या करना है, इसके काम पर अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन कैसे चेक करोगे इसकी? सर्टिफिकेट हम जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे या बॉडी से कंफर्मेशन करके मेंबरशिप चेक कर लेंगे। एक्सपीरियंस कैसे चेक करोगे? कंपनी प्रोफाइल इसकी देख लोगे, यहाँ से एक्सपीरियंस पता चल जाएगा, रेपुटेशन मार्केट सर्वे से पता चल जाएगी। एथिकल रिक्वायरमेंट मीट करता है ये नहीं करता, करता है तो कौन सी करता है ये कहाँ से वेरीफाई होगा? डिस्कस कर लेंगे इसे, कोड्स ऑफ एथिक्स कौन से फॉलो करता है, स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन है या नहीं डिस्कस कर लेंगे, या रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर से पता चलेगा, उसके अंदर मेंशन होता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो। इन्वॉल्वमेंट अपने काम में देगा या नहीं देगा, डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ें ठीक हैं तो इसके काम पर रिलाई करना है, वरना नहीं करना। और अगर ठीक है तो हमने क्या करना है, फिर एट प्लानिंग स्टेज कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एट प्लानिंग स्टेज कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए इन प्लानिंग ऑफ कंपोनेंट, मीन सब्सिडरी के ऑडिट की प्लानिंग में हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हमने क्या करना है, कंसीडर करना है मटीरियलिटी लेवल सेट बाय हिम,
ऑफ कंपोनेंट कि क्या इसने कंपोनेंट के मटीरियलिटी लेवल सेट किए हैं, हाई रिस्क की क्लाइंट है तो लो परसेंटेज पे है, लो रिस्क की क्लाइंट है तो हाई परसेंटेज पे है या नहीं है, क्या ख्याल है। इसके अलावा हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है इसके साथ ग्रुप पॉलिसीज देखने के लिए कि सेम है या नहीं है, क्यों अगर सेम नहीं है तो फिर हमने देखना है हमें कंसोलिडेशन में उसका डिस्क्लोजर चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने क्या करना है, इसके साथ एग्री करना है एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड, अगर कोई हमें कंसोलिडेशन पर्पस के लिए चाहिए तो लाइक अगर ईयर एंड डिफरेंट हैं तो वो गैप पीरियड के लिए हमें टर्म अकाउंट्स बनवा के वेरीफाई करवाने हैं इसे। इसके अलावा हमने क्या करना है, एग्री करना है इसके साथ टाइम टेबल एंड डेडलाइंस, क्यों ये अपना ऑडिट कंप्लीट करेगा तो उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, क्यों सब्सिडरी के ऑडिटेड रिजल्ट्स आएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो फिर हम रिपोर्ट देने के काबिल बनेंगे। तो अगर इसी ने अपना काम ऑन टाइम नहीं किया तो उस वजह से फिर हमारा रिपोर्ट भी डिले हो सकता है, क्यों इसके ऑडिटेड रिजल्ट आएंगे कंपोनेंट के तो फिर कंसोलिडेशन होगी और फिर हमने रिपोर्ट देनी है। तो इसलिए आपने एट प्लानिंग स्टेज ये कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है इसके साथ। तो कहता है एट फाइनल रिव्यू स्टेज भी हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इसके वर्किंग पेपर का हमने रिव्यू करना है। रिव्यू वर्किंग पेपर्स ऑफ कंपोनेंट ऑडिट, देखने के लिए कि इसने वाकई ही अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया है, वाकई सारे एविडेंस लिए हैं, जो ओपिनियन इसने दी है कंपोनेंट की वाकई वे बनती है, क्या ख्याल है। आइडेंटिफाई करने हैं हमने उसके अंदर से क्या एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो इसने आइडेंटिफाई की हैं कंपोनेंट के अंदर, कहीं वो सब्सिडरी पेरेंट कंपनी के साथ हैं तो हमने देखना है कंसोलिडेशन में भी उनका डिस्क्लोजर चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है पेरेंट कंपनी के साथ कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इसने सब्सिडरी की आइडेंटिफाई की है, दिस मीन फिर कंसोलिडेटेड पेरेंट कंपनी के अंदर भी इसका डिस्क्लोजर चाहिए। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है एनी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड कि इसने कंपोनेंट के ऑडिट से रिलेटेड क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ऑब्टेन की हैं, ताकि देख सके इसके काम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, बाकी इसने सफिशिएंट एविडेंस लिए या नहीं लिए। हमने आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर से क्या एनी मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर बोलते हैं लेटर ऑफ वीकनेसेस को, इसने क्या वीकनेसेस जो है वो ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की हैं, ताकि हम कंसोलिडेशन पॉइंट से देख सकें उन वीकनेसेस की सिग्निफिकेंस क्या बनती है। इसके अलावा हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है रीजन फॉर क्वालिफाइंग कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट इफ़ एनी, मीन अगर इसने कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई की है तो उसकी रीज़न हमने डिस्कस करनी है इसके साथ, क्यों हमने वो रीज़न फिर कंसोलिडेशन पॉइंट से भी देखनी है, अगर मटेरियल इम्पैक्ट डाल रही है तो फिर हमें शायद कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी क्वालिफाई करनी है। सो बिफोर प्लेसिंग रिलायंस हमें ये चीज़ें चेक करनी है, एट प्लानिंग स्टेज हमें ये कुछ काम करने हैं और एट फाइनल रिव्यू स्टेज हमें ये कुछ काम करने हैं। कौन कहता है, ISA 600। अब आगे हम क्वेश्चन के पार्ट बी में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, फर्दर इंफॉर्मेशन। योर फर्म ऑडिट्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रास कंपनी which is audited by a small local firm Siddle and Company based in Chalkland। बाकी सारी दो सब्सिडरी हम ऑडिट कर रहे हैं, हाँ ब्रास का कोई लोकल ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट रेगुलेशन इन चॉकलैंड आर नॉट बेस्ड ऑन ISAs, और वहाँ पे स्टैंडर्ड डिफरेंट है, अकाउंटिंग भी ऑडिटिंग भी।
सो यू हैव जस्ट रिसीव्ड द ईमेल फ्रॉम वावरी स्टॉक द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। तो पार्ट ए हमने कर लिया, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड and the procedures that should be performed in deciding the extent of reliance to be placed on the work of Seidel and Company। मुझे प्लीज इस रिक्वायरमेंट का आंसर दे दें कि क्या आंसर बनेगा इसमें से। फैक्टर्स भी लिखने हैं और प्रोसीजर्स भी लिखने हैं। तो फैक्टर्स कौन से हैं? वो तो ये हो गए। प्रोसीजर कौन से लिखने हैं? सारे लिखने हैं या सिर्फ प्लानिंग वाले लिखने हैं? रिक्वायरमेंट दोबारा से जरा रीड करें प्लीज। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म इन डिसाइडिंग द रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। तो डिसाइड करने से पहले की बात हो रही है, तो डिसाइड करने से पहले वाले फैक्टर्स भी यही हैं, इन्हीं को चेक करने के प्रोसीजर लिखने हैं। ये तो डिसाइड करने के बाद है ना। क्या ख्याल है? क्वालिफिकेशन कहाँ से चेक करनी? इंस्पेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, मेंबरशिप कंफर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी, एक्सपीरियंस बाय रिव्यू ऑफ कंपनी प्रोफाइल ऑफ फर्म एंड रेपुटेशन थ्रू मार्केट सर्वे, ethical requirement by discussion with component auditor, what codes they follow, and application of standard, review of working paper, and involvement in his work by discussion with component auditor। थोड़ी कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट, छापा लगाना है लेकिन कौन सा देखना पड़ेगा। ग्रुप ऑडिट, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छा सा क्वेश्चन ग्रुप ऑडिट पे ही कवर करेंगे।